सुन पा रहे हैं क्या? जो भी इस लाइव सत्र से जुड़े हुए हैं, आप सबका इस पेज में स्वागत है। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? ओके जी, धन्यवाद। पहले हम शांत होके ओमकार के उच्चारण के साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। टेक डीप ब्रीदिंग एंड ओ आप सबको प्रणाम। सुबह की मंगल कामना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की मंगल कामना के साथ हमारी सूत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं जागृति पटेल ईस्ट मिदनापुर जिले, वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर जिले से RAYK के पेज में आज लाइव हूँ आप सबके साथ। और आज का मेरा विषय है दैनिक लाइफस्टाइल में योग और सही खान पान। घंटी ना वगाड़ो। विश करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। और इस कोरोना महामारी के बीच यही मंगल कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। लेकिन सच तो ये है कि आज की लाइफस्टाइल में इन रोगों से बचना बहुत ही टफ हो चुका है। खुद को प्रोटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि डेली हम जो खाना खाते हैं, चाहे हम बाहर से खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स लें, सारी चीज़ें धीरे धीरे जहरीली होते जा रही है, क्योंकि जैसे वो उगाए जाते हैं केमिकल खाद से या ऐसे। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें नेचर की तरफ जाना है, नेचर की तरफ जाना है। हाँ, और ऑर्गेनिक चीज़ें हमें लेनी चाहिए। और आजकल हम जो सांस भी लेते हैं वो भी चारों तरफ ऐसे पोल्यूशन की वजह से हवा भी जहरीली हो चुकी है। तो अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ ताकि हमें ये जो कंसेप्ट है बहुत आसानी से समझ में आ सके, कि अगर हम हमारे बॉडी को एक कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो जो ये वायरस और
जो ये रोग है, कीटाणु हैं जो हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो वो दुश्मन है हमारे। तो जब दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो हमें भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। कैमरा को आगे। आई थिंक अभी पोजीशन ठीक है ना कैमरा की, बताना। ठीक है, थैंक यू। तो अगर जो बता रही थी कि जो अगर हम हमारे बॉडी को एक देश के साथ कंपेयर करें तो ये जो वायरसेस हैं, कीटाणु हैं, ये सारे दुश्मन हैं हमारे। और अगर उसको सही करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं हमारे बॉडी को। और अगर हमें अब कोई भी देश की अगर सुरक्षा करनी है तो सिक्योरिटी पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और अगर कभी लड़ाई हो जाती है हमारे देश की दूसरे देशों के साथ, तो फिर हमारे देश को भी बहुत तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है। सॉरी। तो इन सबको नुकसान झेलना पड़ता है और उसको फिर से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमें सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं वो वो करने के लिए फिर से हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है। और हमारी हमारी जो अर्थनैतिक व्यवस्था है वो भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी अगर बीमार हुई है तो उसको भी सही करने के लिए हमें अच्छी मेडिसिन की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, कोई भी मेडिसिन को फॉलो करके हम सही होते हैं। और बहुत अच्छी अगर मेडिसिन हमने ली तो उसके साथ जो हमारे जर्म्स हैं बॉडी में, तो उसकी लड़ाई में हमारे बॉडी में भी कुछ नुकसान होते हैं, हमारे कुछ सेल्स भी घायल होते हैं। और ऐसे नुकसान होते हैं जो हमें फूड सप्लीमेंट और वाइटामिन्स, मल्टीविटामिन सारे वो सारी चीज़ों को लेके बॉडी को सही करना पड़ता है और उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। तो यही है कि हमें खुद को सही रखना है। और अगर हमें ये सही करेंगे तो ये जो सप्लीमेंट्स और जिनकी ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों को एफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये सारे बहुत महंगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ये बैलेंस करने के लिए, जैसे हम सब स्वस्थ रह सके, क्योंकि स्वस्थ तो हमें सबको रहना है, तो हमें योग और सही खान पान का सहारा लेना पड़ेगा। और इसकी वजह से ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आज के सत्र की शुरुआत हम इसी से करने जा रहे हैं, सही खान पान, जो हमारा आज का विषय था, योग और सही खान पान कैसे हमें बैलेंस करना है, हमारी डेली लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि हम सही से स्वस्थ रह सकें। तो कुछ आसन जो मैं आज आप सबको बताऊंगी और कुछ प्राणायाम जो हम डेली बेसिस पे अगर करें, जो सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड आसन बताऊंगी, लेकिन जो सब कर सकते हैं और आसानी से स्वस्थ रहा जा सकता है। बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो वार्म अप से स्टार्ट करेंगे और आप सब भी मेरे साथ करें। पहले स्ट्रेट खड़े हो जाएं।
पहले नेक रोटेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे और ब्रीदिंग का भी सही तालमेल होना चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। ऐसे हम 5 बार करेंगे। फिर साइड बाय साइड। फिर नेक रोटेशन। विपरीत दिशा में। देन रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। 1 3 4 5। देन बाहर की तरफ 1 2 3 4 5। देन नी का काम करते हैं, नी रोटेट करते हैं, पैर सामने फैला के कीजिए। 1 2 3 4 5। उल्टी दिशा में 5। अब दूसरे पैर में 1 2 3 4 5। अब कमर राइट साइड से हम करना स्टार्ट करेंगे। 1। सारी चीजें हम 5 बार ही करेंगे। 5। अब लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। बस, और हाथ को हैंड स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा। ऐसे से खोलना है, फिर सामने की तरफ 5 बार। 1 2 3 4 and 5। फिर अपवर्ड 4 5। बस इतना काफ़ी है जो हम सब कर सकते हैं। और फिर हम सूर्य नमस्कार के साथ यम सत्र स्टार्ट करेंगे। आप सब रेडी हो जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि हम अच्छे से आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कर भी पाएंगे। पहले नमस्कार आसन, अर्धचंद्रासन, पावदहस्तासन, अश्वत्थासन, फिर पर्वतासन, भुजंगासन,
ऐसे जो हमने अभी 12 आसन किए, इसको हम 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और मिनिमम आप 3 से 4 बार अगर रिपीट करते हैं तो हमें सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो 12 आसन इंक्लूड हैं। और हम अगर इसको रिपीटेशन के साथ करते हैं तो हमारे जो बॉडी में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों होते हैं, तो ये सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और हमें निरोगी काया प्रदान करती है और हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो जाती है इसके साथ साथ। और ये संपूर्ण शरीर को एक आरोग्यता भी प्रदान करता है। और ये जो सूर्य नमस्कार है, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है और मेरे ख्याल से ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। अगर हम टाइम हमारे पास नहीं है, लैक ऑफ टाइम है, तो अगर हम कोई और आसन या प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार भी 4 बार या 5-6 बार कर लेता है तो फिर वो भी सही है कि आजकल बिजी शेड्यूल में हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से भी बहुत फायदा मिलता है। मतलब अब कुछ न करने से बेहतर है कि हम कुछ करें, जितना भी टाइम हम दे पाए खुद को, क्योंकि खुद को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम अभी आसन की तरफ चलते हैं और अभी हम सर्वांग आसन के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहले आराम से लेट जाएं। मैं विजिबल नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ी देरी के लिए माफी चाहते हैं। चलिए, अब आप सब स्टार्ट करें मेरे साथ। पहले आराम से लेट जाएं, फिर दोनों पैरों को, दोनों हाथ बॉडी के पास ऐसे फैला के रखें और पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पूरी बॉडी ऊपर उठाने की कोशिश करें, जिनसे जितना हो सकता है। और दोनों हाथों की मदद से पीठ को सपोर्ट देते हुए बॉडी को सीधा करने की कोशिश करें। अपनी क्षमता के अनुसार हम जितना टाइम इसमें रह सकते हैं उतना ही अच्छा है। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। फिर धीरे धीरे पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए वापस आए और पहले की स्थिति आ जाए। अगर कोई इतना मतलब ऐसे नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे जितना हो सके इतना पैर तो ऊपर उठा ही सकते हैं ना। तो अगर ये भी करते हैं तो हमें वही सेम लाभ ही मिलेगा। और सर्वांगासन का एक पूरक आसन है। पूरक आसन मतलब जो आसन के साथ दूसरा आसन करते हैं, तो वो आसन करने से हमें सर्वांगासन के लाभ के साथ साथ ये उस आसन का भी हमें, पूरक आसन का भी हमें लाभ मिलता है। तो कोई भी आसन जब हम करते हैं तो पूरक आसन हमें करना चाहिए। तो सर्वांगासन का पूरक आसन है मत्स्यासन। तो अभी देखते हैं मत्स्यासन कैसे करेंगे।
आप तो पहले दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में बैठने के बाद धीरे धीरे पद्मासन की स्थिति में आएंगे। फिर इसी अवस्था में रहते हुए हम पीछे की तरफ अपने हाथों की मदद से लेट जाएंगे। फिर अपने सिर को जमीन से लगाते हुए और दोनों अंगूठे को हाथ से पकड़े रखना ऐसे। ये भी कुछ सेकंड ऐसे रहने के बाद अपनी अपनी क्षमता के अनुसार फिर हम पहले की पोजीशन में धीरे धीरे आएंगे और इसको हम 3 सर्वांगासन को हम अपने पूरक आसन मत्स्यासन के साथ हम 3 से 4 बार हम रिपीट कर सकते हैं, तो हमें इसका पूरा फायदा मिलेगा। और सर्वांगासन एक ऐसा आसन है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि सर्वांगासन, सर्व अंग का आसन, पूरे अंग का व्यायाम हो जाता है। और जो लोग शीर्षासन भी नहीं कर पाते हैं तो वो अगर सर्वांगासन करें तो उसको सेम फायदा मिलता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। और ये हमें जैसे थायराइड की समस्या हो गई या आजकल थायराइड की समस्या हर किसी को दिखने मिलती है। और जैसे खास करके महिलाओं में थायराइड की वजह से किसी को मोटापा बढ़ जाता है, तो ये सारी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे शरीर में बहुत ही मेन रोल का काम करती हैं पूरी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में। तो यही बेनिफिट्स हैं, तो हम सबको सर्वांगासन जरूर करना चाहिए। और इसके बाद हम करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन को हम दोनों पैर के साथ जब करेंगे तो चलो पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद में इसको देखेंगे। पहले आराम से रिलैक्स होके लेट जाइए। फिर दोनों हथेलियों को अपने थाइस के ऊपर रखते हुए रखें और फिर पैर उठाइए और बॉडी का अपर पार्ट भी उठाइए जितना हो सके। हम अपने पैर को 30 डिग्री तक उठा सकते हैं, 60 डिग्री तक भी उठा सकते हैं। कुछ सेकेंड इसमें रहने के बाद फिर से हम अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने बॉडी के हिसाब से ही, अपने क्षमता के अनुसार ही हम करेंगे। और अगर कोई दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक एक पैर उठा के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको भी 30 डिग्री तक अगर हम एक एक पैर के साथ भी करेंगे तो भी इसको हम 30 डिग्री तक उठाएंगे। फिर कुछ सेकेंड रहने के बाद, 15 सेकेंड या ऐसे रहने के बाद फिर लेग चेंज करके करेंगे। ऐसे ऑल्टरनेट वे में हमें 4 बार ऐसे रिपीट करना है। तो
जिनको भी ऐसे कमर दर्द की समस्या है, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें कमर दर्द में भी काफ़ी फायदा मिलता है। और ये आसन करने से हमें आंतों की समस्या में भी लाभ मिलता है। जिनको आंतों की समस्या है, पेट के रोग हैं, फिर आजकल तो ओबेसिटी की समस्या भी बहुत है, तो इस ओबेसिटी की समस्या में भी ये बहुत लाभकारी है, अगर सही आसन और सही खान पान के साथ किया जाए तो। और जैसे बहुतों में प्रॉब्लम्स होती है कि नाभि हट जाती है, नाभि खिसक जाती है, तो बहुत सारे हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये आसन अगर हम रेगुलर करते हैं तो इसमें भी हमें लाभ मिलता है। तो उसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। मैंने थोड़ी साइड चेंज कर दी करते हुए, बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि विजिबल स्पेस है। तो पवन मुक्तासन, उसके नाम से हमें पता चलता है कि क्या काम करने वाला है ये और क्या काम करता है। तो इसके लिए भी हम लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके लेटेंगे। उसके बाद एक एक पैर से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। पहले आराम से लेट के दोनों हाथों को पास में फैला देते हैं अपनी बॉडी के। उसके बाद राइट लेग से हम स्टार्ट करेंगे। तो राइट लेग को अपने छाती की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे उसको धीरे धीरे प्रेस करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और अपनी नाक को भी घुटनों से लगा सकते हैं। जिसका अगर ऐसे घुटनों से लग रहा है ना, तो वैसे ट्राई कीजिए, नहीं तो आप अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो कुछ सेकेंड वही अपनी क्षमता के अनुसार रहने के बाद दूसरे ऑल्टरनेट पैर से आप ट्राई कीजिए। जैसे मेरा ऐसे हो रहा है तो मैं ऐसे टच कर रही हूँ। तो ये पवन मुक्तासन की फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन में कैसे करना है, अगर पहले हमने एक एक पैर से किया, अब हमें दो पैर एक साथ करना है, दो पैर के साथ। तो दोनों को फोल्ड करके दोनों हाथों से उसको प्रेस करें और अपनी नाक लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो ऐसे किया कुछ समय ऐसे रहने के बाद हम मतलब ऐसे कंडीशन में रहते हुए भी खुद को ऐसे जैसे थोड़ा सा झूलाने के टाइप कर सकते हैं। ऐसे करने से हमारे पीठ को बहुत आराम मिलता है और बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। फिर से आप पहले की स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। तो इसको भी हम 3-4 बार ऐसे रिपीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में और थोड़ा जान ले कि जैसे अगर हमें ये करना है तो 10 से 13 सेकेंड हम स्टे कर सकते हैं और वही 3-4 बार हम रिपीट करें। और जिन जिन लोगों को वायु के विकार हैं, अगर डेली बेसिस पे हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो वायु के विकारों से भी हमें धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि 2-3 दिन किया और एकदम से मुक्त हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक दिन में कुछ भी नहीं होता, जादू के जैसा कुछ नहीं है। आपको डेली बेसिस में करना पड़ेगा तो ही हमें पूरा लाभ मिल पाएगा। और इसके साथ जो हमें खान पान लेना है, तो जो वायु क्रिएट करता है ऐसे खान पान को हमें अवॉइड करना है जिन जिन लोगों को वायु की समस्याएं हैं। और अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो नाक को टच ना करे, ऐसे सिंपल तरीके से करे जैसे मैंने बताया।
कि आप जिनसे होता है तो नाक को टच करें, नहीं होता है तो आप सिंपल करें, तो ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्योंकि कमर में इफेक्ट ज़्यादा होता है इसको करने से। और ये जैसे स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, इन सब रोगों में भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये पवन मुक्तासन बहुत इजी है जो हम सब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब कीजिएगा इसको डेली बेसिस पे। तो जो हमारे आज का नेक्स्ट आसन है वो है कंधर आसन, जो हम करेंगे। चलिए, आज जो मैं आसन बता रही हूँ ये कोई भी आसानी से कर सकता है, कोई भी एज का हो वो भी कर सकता है, और अपने बॉडी के कंडीशन के हिसाब से जितना हो पाता है करे। ऐसे कोई नहीं है कि एकदम से कुछ इतना परफेक्शन चाहिए, लेकिन बस आसन करते हुए ये ध्यान में रखना है कि अलाइनमेंट हमेशा सही हो, सही अलाइनमेंट में करना है। इसमें ब्रीदिंग का भी हमें ध्यान रखना है, कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, मतलब कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है। अगर इन सब का सही कॉम्बिनेशन रहा तो हमें जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा फायदा मिलता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सही मार्गदर्शन में योगा की प्रैक्टिस करें, कम से कम एक बार सीख लें सही मार्गदर्शन में, ताकि हम अच्छे से लाइफ पर प्रैक्टिस कर पाए। तो अब चलेंगे कंधर आसन की ओर। तो आशा करते हैं कि आप सब जो लाइव है मेरे साथ अभी वो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छा सा योग में जीवन बना सके सबके लिए। तो कंधर आसन के लिए आराम से लेट जाइए। हम जो भी करेंगे बहुत आराम से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। योगा का मतलब यही होता है कि बिल्कुल आराम से करें और रोग भी भाग जाए। तो कंधर आसन के लिए आराम से लेटने के बाद दोनों हाथ को पास में फैलाना है, फिर नी को बेंड करना है और पैरों को एक दूसरे के मतलब पास रखना है, और दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो स्थिति में हैं आप, उसी स्थिति में रहते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठानी है। सिर्फ गर्दन और अपने कंधों के सहारे वो लगी रहेगी बस, बाकी हम बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करें जितना हो सके। कुछ सेकेंड इसमें रहने के बाद, वही 12-15 सेकेंड इसमें रहने के बाद हम फिर से धीरे धीरे अपने पहले वाले कंडीशन में आ जाएंगे। धीरे से पैर को फैलाएंगे और हाथ को पास में रखते हुए रेस्ट करेंगे। रेस्ट भी तब करनी है जब इसको हम कुछ सेकेंड, ये ऐसा नहीं है एक बार में एक बार किया और रेस्ट कर लिया, तो ऐसे हम 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे। कोई भी आसन हो रिपीटेशन इसलिए जरूरी है ताकि हमारे बॉडी को और जिन जिन ऑर्गन्स में इस आसन से इफेक्ट हो रहा है प्रॉपर फायदा मिल सके, और वो जो ऑर्गन है जिनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो स्वस्थ हो सके। और ये कंधर आसन है, ये भी जो नाभि खिसक जाने की समस्या है उसमें बहुत 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 ज़्यादा लाभकारी है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। मैंने दूसरों को ट्रीट किया था और इस कंधर आसन सजेशन की वजह से आज उनको जो एक पेशेंट थे उनको जो बार बार ये प्रॉब्लम थी, तो ये समस्या उनकी हमेशा के लिए दूर भी हो गई। और इंस्टेंट अगर तुरंत अगर किसी को प्रॉब्लम है और तभी के तभी अगर आपको करना भी है तो भी बहुत लाभ मिलता है इस कंधर आसन से।
और जैसे कंधरासन करने से जो स्त्रियों की गर्भाशय की समस्या होती है, पीसीओएस पीसीओडी की समस्याएं आजकल दिखने में मिलती हैं बहुत ही, तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इरेगुलर पीरियड्स हो गए, फिर ल्यूकोरिया हो गया, तो जो महिला की और बेचारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही, मतलब हम सबको बता तो नहीं पाते, लेकिन अगर हम योग करते हैं तो इस योगमय लाइफ से हम अपने इस समस्या से भी दूर रह सकते हैं। क्योंकि ये सारी समस्या ऐसी रहती है महिलाओं के लिए कि डिस्कस करना या डॉक्टर को बताना वो इजी नहीं होता है। तो ऐसे सब योग करते हुए हम और एक आसन करेंगे जो हमें उस आसन करने से हमें हमारी बॉडी को रेस्ट भी मिल जाएगी और हम स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। तो क्या है ये, क्योंकि हमें ऐसे सोना तो सबको पसंद है, तो हम शवासन नहीं करेंगे, तो हम करेंगे पृष्ठ ताड़ासन, कि आराम से सो जाना है, वो भी पेट के बल, क्योंकि पेट के बल सोना मैक्सिमम लोगों को बहुत पसंद होता है। तो चलिए पेट के बल अब सोते हैं, और ऐसे भी नहीं सोना है, पेट के बल ऐसे हम सोए, फिर दोनों हाथ को देख पा रहे हैं, हाँ दोनों हाथों को ऐसे करके, मतलब ऐसे लंबा करके ऐसे दोनों हाथों को एक दूसरे को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख के हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है। हाथ और पैर धीरे धीरे एक्सटेंड करने हैं, खींचने हैं धीरे धीरे, ताकि हमारे जो नर्व्स हैं, पूरी ऑर्गन्स हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स महसूस हो। और सिर ऐसे आराम से रखें, जो कपाल है, हमारा फोरहेड है, वो जमीन को टच कर दीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में आ गई हूँ। ऐसे हम रहते हुए थोड़ी देर के लिए ऐसे हम रुक सकते हैं, इससे हमारे पूरी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील होता है, और आसन करने में जो हमें थकावट हुई है वो थकावट दूर हो जाती है। अभी सर्दी का मौसम है, तो अगर हम मतलब स्टार्ट करने में हमें ऐसा लगता है, मतलब आलस आता है, लेकिन हम एक बार अगर योग के साथ अपनी डे मतलब लाइफ स्टार्ट करें, अपने दिन की शुरुआत करें, तो फिर ये सर्दी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आलस भी धीरे धीरे भाग जाता है। जो हमारा घोर शत्रु है आलस, भाग ही जाता है एकदम। लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हम पद्मासन करेंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत आसन थोड़े बहुत जो हमने किए, उसके बाद थोड़ा पद्मासन करके हम कंसंट्रेट हो लेते हैं। तो पद्मासन के लिए पहले आपको ऐसे दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद आराम से आप राइट लेग को लेफ्ट थाइस के ऊपर रखना है, आराम से धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, जैसे होता है। और अभी हम लेफ्ट लेग को लेके राइट लेग के थाइस के ऊपर रखेंगे, फिर एकदम आराम से बैठ जाइए। बस इतना ध्यान रखें कि दोनों घुटने जमीन के साथ टच किए हुए हो, तो इसमें ज़्यादा फायदा मिलता है।
बहुत लोगों का क्या है कि फैट की पैर में जो फैट होता है इसकी वजह से ये घुटने ऐसे रह जाते हैं। तो सही से ही हम ऊपर भी ये ऊपर भी नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं है, आपको फिर भी कोशिश करनी है, क्योंकि जो थाइस के फैट है, पैर में जो फैट है, दूसरे अगर हम आसन रेगुलर बेसिस पे करें तो वो फैट धीरे धीरे सही हो जाता है और जो हमारा पैर है वो टोन होने लगता है। तो फिर हम, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है, प्रॉपर पोजीशन नहीं आ रहा है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसे अभी हम पद्मासन में बैठ गए हैं, तो ज्ञान मुद्रा में हम कुछ मुद्रा भी हमें इसके साथ अगर फॉलो करनी है, अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें और भी फायदे में बढ़ोतरी होती है। तो हम इसमें ज्ञान मुद्रा ऐड करेंगे, जो ऐसे है ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे करके हम ऐसे बैठ जाए। कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई ऐसे हाथ को ऐसे रिलैक्स ऐसे रख के भी कर सकता है। जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। मेरी बातों को भी फॉलो कीजिए और मैं जो कर रही हूँ वो भी फॉलो कीजिए। तो बात और आसन समझने में और उसके फायदा समझने में आपको आसानी रहेगी। तो रीढ़ की हड्डी हमें सीधी रखनी है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद कर लेनी है। बस थोड़ी देर ऐसे एकदम शांत चित्त होकर बैठना है। थोड़ी देर कुछ सेकंड हमें ऐसे बैठने के बाद हमारा मन एकदम से शांत होने लगता है। तो ये होने के बाद हम ऐसे कुछ सेकंड के लिए बैठ सकते हैं, और अगर हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो हम इस आसन में बैठ के भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है और बहुत ही मतलब कंसंट्रेट हो पाते हैं, हमारा दिमाग बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट हो पाता है, दिमाग एक जगह केंद्रित हो पाता है। इससे हमें मेडिटेशन का बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। और ये जो पद्मासन है वो एंजाइटी, बहुत जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, इन सब में बहुत ही लाभकारी है। माइग्रेन की समस्या हो गई, जो आजकल डिप्रेशन, ये जो सारी चीज़ें, पहले तो ये सब सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आजकल ये सब वर्ड्स जैसे कॉमन हो गए हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें, तो अगर हम हमारी लाइफ में थोड़ा ऐड करते हैं पद्मासन को, अगर एंड ऑफ द डे में हो या स्टार्टिंग में हो, अगर 5-10 मिनट अगर खुद के लिए निकाल के मेडिटेट करते हैं पद्मासन में, या ऐसे हम नॉर्मल भी मेडिटेट कर सकते हैं, अगर हम बैठ के ऐसे करें तो हमें इन सब खतरनाक दिमागी बीमारियों से हम बच सकते हैं, खुद भी, और इसके अगर हम खुद इससे बच गए तो इसके होने वाले प्रभाव को भी हम कम कर सकते हैं, जो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी स्प्रेड करता है और जो हानिकारक है। तो इस हानि से बचने के लिए पद्मासन करना बहुत ही जरूरी है, वो भी मेडिटेशन के साथ। और इसके बाद हम और एक आसन करेंगे जो बहुत 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 ज़्यादा लाभकारी है, और वो एकमात्र वो एक आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। शायद आप लोग समझ तो गए ही होंगे, चलिए करते हैं। पहले से नॉर्मली दंडासन में बैठ जाना है। दंडासन में बैठने के बाद धीरे धीरे राइट लेग से हम स्टार्ट करेंगे, और जो भी आसन हम करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो राइट लेग के साथ हमें स्टार्ट करनी है, ताकि हमें प्रॉपर वे में हम वो चीज़ कर सके और फायदा अच्छे से मिल सके। ये तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि किसी से भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तरीके से करेंगे ना तो सही ढंग का हमें फायदा मिल पाएगा। तो हम राइट लेग के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे,
और वैसे ही हम लेफ्ट लेग को भी फोल्ड करते हुए रह जाएंगे। और हमें पैर को ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे आप सब देख ही सकते हैं, देख पा रहे हैं। तो ऐसे पैर को रखना है और उसके ऊपर आराम से बैठ जाना है, जैसे एक गद्दी मिल गई हमको, है ना। ऐसे बैठ जाना है, आराम से बैठते हुए दोनों हाथों को ऐसे घुटनों में ऐसे रख देना है। रीढ़ की हड्डी हमें सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, जो हमारी दृष्टि है आई साइड वो एकदम स्ट्रेट सीधे रखनी है। ऐसे बैठ जाइए। आप चाहिए तो इसमें आंख बंद करके भी रह सकते हैं थोड़ी देर। चलिए हम कर लेते हैं, बहुत बातें। शोल्डर एकदम रिलैक्स रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग लें आप। तो ये वज्रासन में बैठे हम बैठ सकते हैं खाना खाने के बाद, और इससे बहुत फ़ायदा ये मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मेन फ़ायदा ये है कि डाइजेशन में ये बहुत ही लाभकारी है। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना धीरे जल्दी से नहीं पचता है, तो वो खाना खाने के बाद ये वज्रासन जरूर करें। और अगर रेगुलर वे में करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, और प्रॉपर तरीके से करें। कईयों को प्रॉब्लम होती है, जैसे थोड़ी एज हो जाने के बाद, या ऐसे भी किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व स्टिक हो जाती है, ऐसे पैर ऐसे नहीं फैल सकता, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए भी उपाय है। योग एक ऐसी चीज है ना, उसमें सबके लिए उपाय है। अगर ऐसे नहीं होता है कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ जाइए, पैर को ऐसे फोल्ड कर ऐसे बैठ जाइए। ऐसे तो बैठ ही सकते हैं ना, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें। योग हमें कंफर्ट के साथ ही करना है, खुद के बॉडी के साथ कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, ये दिमाग में रखना है हमेशा। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वज्रासन करते हुए हम, मतलब इसके नाम में ही है वज्र, तो बॉडी बहुत मजबूत बन जाती है। क्यों? कि इससे क्या है, हमारा खाना पचता है, दिमाग शांत होता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है, और खाना जब अच्छे से पच जाता है तो बॉडी में अच्छे से काम करता है, और हमारा शरीर पोषित होता है, तो हम बॉडी मजबूत बन जाती है। तो इसीलिए इसका नाम वज्रासन दिया गया है, कि वज्र की तरह मजबूत हो जाती है। एक मिनट। ओके, थैंक यू। तो अगर हम वज्रासन करते हैं तो इसमें नी पेन भी दूर होता है। नी पेन में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें क्या है, थोड़ा ख्याल रख के हमें करना है। इसके बाद हम करेंगे सशकासन। सशक मतलब खरगोश होता है, जो हमें बहुत ही पसंद है। सशकासन को करने के लिए हमें पहले वज्रासन में ऐसे बैठना होगा, फिर दोनों हाथ को ऐसे फैलाते हुए, स्ट्रेच करते हुए सिर के ऊपर लेके जाना है। देन आफ्टर धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते हुए हमारे फोरहेड को जमीन पे टच कर देना है, और बॉडी रिलैक्स ऐसे छोड़ देनी है। तो इसमें कुछ सेकंड रहने के बाद हम फिर से, हेलो, हाँ,
तो ये जो सस्कासन है ये भी हमें मेंटल पीस देता है और बहुत बॉडी में रिलैक्स महसूस कराता है। और अगर हम ऐसे आसनास को प्रैक्टिस करते हुए बीच में अगर हम करते हैं तो बॉडी को एक रेस्ट भी मिल जाता है, रेस्ट के साथ साथ बॉडी को फ़ायदा भी मिलता है। तो ये सस्कासन हमें ओबेसिटी में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में हेल्प करता है, ओबेसिटी में, बस ऐसे ही और भी कुछ सारे फायदे हैं। और इसके बाद हम पेट के लिए स्पेशल है जो वो है मंडूकासन, वो हम करेंगे क्योंकि जो सारी चीज़ें हम करते हैं वो पेट सबसे ज़्यादा सही रहना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो रोग होते हैं वो पेट से ही पैदा होते हैं। तो मंडूकासन के लिए हमें फिर से वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों का ऐसे दोनों हाथों की मुट्ठी कर लेनी है और मुट्ठी करते हुए अपने नाभि की तरफ रखना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, पेट खाली रहना चाहिए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है और दृष्टि जो है वो सामने की तरफ रखनी है। धीरे धीरे सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आना है। तो ये मंडूकासन वैसे ही फिर से ओबेसिटी, मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है। डायबिटिक पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो हमें ये करना चाहिए ज़रूर। जितना हो सके, आप पूरा ना कर सके कोई बात नहीं, जितना झुका जा सके उतना आप झुकिए। और उसके बाद हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। इसके लिए हमें दंडासन में बैठना है। ऐसे बैठने के बाद हमें कोशिश करनी है ताकि हम अपने अंगूठे को, मतलब पैर की उंगलियों को ऐसे टच कर सकें। कोशिश करना है क्योंकि बहुत टफ होता है कईयों के लिए, क्योंकि खिंचाव महसूस ज़्यादा होता है। तो फिर भी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरा परफेक्शन ही चाहिए। आप कोशिश कीजिए, अगर रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है। तो इसको भी ऐसे पहले पैर को पकड़ना है, फिर सांस छोड़ते हुए आराम से बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है। कुछ टाइम ऐसे रहने के बाद आप नॉर्मल आ जाए, जितना आपसे रहा जा सके। तो ऐसे रहने के बाद मतलब अगर ये पश्चिमोत्तासन अगर नहीं होता है, टफ लगता है, तो कोई बात नहीं, हम इसका भी ऑल्टरनेट है योग के पास। तो हम जानुशिरासन कर सकते हैं। इसको कैसे करना है फिर कि वही दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद एक एक पैर से करेंगे, जैसे हमने उत्तान पादासन किया था। तो पहले लेफ्ट लेग से दिखाती हूँ कि इसको ऐसे फोल्ड करके अपने बॉडी के पास ले लेनी है, राइट लेग ऐसे, और उसको ऐसे पकड़ना है और सामने की तरफ झुकने की कोशिश करनी है। मैं झुक पा रही हूँ इसीलिए मैं झुक रही हूँ। तो आप सबको भी ऐसे कोशिश करनी पड़ेगी, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से कीजिए। और ऐसे ही हमें ऑल्टरनेट करके हमें दूसरे पैर से करना है। पहले राइट से किया, अभी हम लेफ्ट लेग से करेंगे। ऐसे करने के बाद आप अपनी स्थिति में आ जाइए, जो कंफर्टेबल स्थिति है उसमें। तो
जानुसिरासन में भी वैसे ही फायदा होता है जैसे हमें पश्चिमोत्तासन में होता है। और ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट की समस्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की समस्या है, नर्व स्टिफनेस आ जाती है, तो अगर ये हम करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है इनसे। उसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। मैं ये जो सारे आसनास बता रही हूँ, ये सारे मतलब कोई भी कर सकता है, इजी है। कोशिश करें ना तो ये हो सकता है हमसे, इसीलिए ये हमें करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ इजी आसनास सिलेक्ट किए हैं ताकि कोई भी कर सके। तो भुजंगासन के लिए हमें क्या करना है? भुजंगासन के लिए हमें लेट जाना है ऐसे, पेट के बल, फिर पैर को ऐसे फैला लेना है, दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के बाजू में रख के सिर को धीरे धीरे अप करना ऐसे। कई लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, आपको ऐसे फोल्ड करके रखना है। धीरे धीरे बैक पे जाना है और हाथ नॉर्मल रखते हुए रेस्ट करना है। तो इसको भी हम ऐसे 3 बार रिपीट करें। और ये भुजंगासन स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो ऐसे और एक आसन बता देती हूँ, जैसे इसको हम त्रिकोणासन बोलते हैं। त्रिकोणासन अगर हम करते हैं तो ऐसे पहले 1.5 फुट की जगह होनी चाहिए, दोनों पैर ऐसे फैला लें जैसे 1.5 फुट की हो। तो उसके बाद ये हैंड को ऐसे अब पा रहे हैं स्ट्रेच कर ऐसे करना। ऐसे करना है। तो ये मोटापे के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये कुछ बातें हो गई और उसके साथ हमने बहुत कुछ जाना, प्रैक्टिस किया, उसके बेनिफिट्स के बारे में जाना कि क्या करना है, नहीं करना है, कितना फ़ायदा मिलता है, कितना टाइम हमें करना चाहिए और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए ऑल्टरनेट वे भी हमने देखे। तो ये आसनास हो गए और कुछ प्राणायाम्स हैं जो अगर हम कंबाइन करें इनके साथ तो भी बहुत अच्छा है। जो 5 प्राणायाम हैं जो हमें इनके साथ करना ही चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और हम प्रॉपरली एक निरोगी काया बना सकते हैं। तो वो एक है भस्त्रिका प्राणायाम, जो 2 अलग अलग तरीके हैं उसके, 2-3। तो हम एक करेंगे। जैसे पहले आप अपने आरामदायक स्थिति में पहले से बैठ जाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद सांस लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और सांस छोड़ते हुए ऐसे ले आना है। तो हम 1-2 बार प्रैक्टिस करके मैं दिखा देती हूँ। ये एक टाइप हो गया और दूसरा टाइप है सांस लेते हुए हाथ ऊपर करने हैं, सांस छोड़ते हुए ऐसे लेके आने हैं, मुट्ठी बंद कर देनी है ऐसे। और भस्त्रिका के बाद दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसको इस मुद्रा में करनी है, दोनों उंगलियों को ऐसे रख के ऐसे ये मुद्रा बनानी है। तो ये राइट
राइट नॉस्ट्रिल पे करके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें सांस लेनी है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस छोड़ेंगे। फिर राइट से ही हमें सांस लेनी है। फिर लेफ्ट से हमें छोड़नी है। ये सांस जो लेने और छोड़ने वाली बात है, प्रक्रिया है, इसके बीच में हम अपनी सांस को होल्ड भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और इसके बाद हम तीसरा जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं बहुत इजी वे में। मुझे ईयरफोन खोलना पड़ेगा तो हम ऐसे पहले बैठ जाएं, फिर अपनी उंगली को ऐसे बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ, ऐसे करके आप बंद कर दे। फिर ओमकार का भ्रमर की तरह उसका प्रोनाउंसिएशन करें, उच्चारण करें, ताकि दिमाग में जैसे एक गुंजन पैदा हो। ओम। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसको ऐसे आप 5-6 बार रिपीट कर सकते हैं। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब बता रही हूँ कि ऐसे 5-6 बार रिपीट कर सकते हैं। करने के बाद आप दूसरे प्राणायाम में जा सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप 10 बार भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जैसा चाहें। तो इसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है वो है परशुराम प्राणायाम। परशुराम प्राणायाम हमें खास करके ये सांस के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है और ऑल ओवर बॉडी में बहुत ही फायदा देता है, और खास करके कोरोना में भी तो बहुत कारगर था। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए हम इसको फॉलो आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे लेट जाना है, फिर हाथ को ऐसे बॉडी के पास फैलाते हुए सांस लेना है और एकदम से पेट को खाली कर देना है। जैसे पेट फुला के सांस लेनी है, फिर एकदम से खाली कर देना है। पेट एकदम से खाली हो जाना चाहिए। ऐसे इसको रिपीट करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया आसन का और प्राणायाम का, तो इसको फॉलो प्रॉपर तरीके से करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को और खुद को बहुत बड़े बड़े रोगों से बचा सकते हैं। और उसके साथ हमें ज़रूरी है खान पान। खान पान है कि आप डेली मतलब स्वस्थ खाएं और डायरेक्ट नेचर से खाएं। ट्राई करें ऑर्गेनिक लें, और जैसे अभी फास्ट फूड का बहुत चलन है वो अवॉइड करें। आप नाश्ते में अंकुरित अनाज ऐड करें, और अपने दिन की शुरुआत ल्यूक वार्म वाटर से करें। उसके बाद थोड़ा देर टहलने के बाद जो डेली जो हमारा बाथरूम का काम होता है वो ख़त्म करने के बाद ही ट्राई करें कि वो ख़त्म करने के बाद ही प्रैक्टिस पे बैठें। और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई जूस ले सकते हैं, जैसे लौकी का हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, आंवला का जूस हो गया, एलोवेरा का जूस हो गया। ऐसे कॉम्बिनेशन भी एक साथ आता है, वो भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी लें ताकि वो हमारे एनर्जी बूस्टर का काम करे। प्रैक्टिस के बाद ये हो गया। उसके बाद आप नाश्ते की शुरुआत करें। आमंड है भिगोए हुए, या मूंगफली है, अंकुरित अनाज है, ऐसे में आप नाश्ता आपका स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ हेवी ब्रेकफास्ट लें, कुछ भी। और ब्रेकफास्ट में आप पोहे, उपमा, जिसका जैसे टेस्ट है वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन ऑयली पराठे वराठे मत लीजिए। तो ऐसे ही आप करें। उसके बाद अगर आपको मतलब
फिर हम सब अपने डेली काम पे लग जाते हैं। मैं डेली का बताने की कोशिश करती हूँ ताकि अच्छे से आइडिया आए। उसके बाद हम लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर हमें लेना है तो हम कोई भी फल ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, टाइम है तो लें, मन है तो लें, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट लंच लें। लंच में भी आप सिंपल तरीके से घर का बनाया हुआ सादा भोजन ही लें, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी इंक्लूड रहती है। दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं, और सलाद भी ले सकते हैं। टमाटर, सलाद में टमाटर हो गया, खीरा हो गया, प्याज हो गई, ऐसे जिसका जैसे टेस्ट है वैसे ले सकते हैं। लेकिन ट्राई करें कम मसालेदार भोजन हो और सादा हो। तो उसके बाद आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं डिनर और लंच के बीच में। अगर आपको किसी को पसंद है स्नैक्स लेना तो वो ले सकता है। ग्रीन टी ले सकता है, उसके साथ कुछ भी मूंगफली हो गई भुनी हुई या ऐसे। तो जो भी ले, हेल्दी लेने का मैक्सिमम ट्राई करें कि हेल्दी लें। और उसके बाद अगर हम डिनर पे जाएं तो कोशिश करें कि 8 बजे तक डिनर हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुतों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्राई करें, ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें लेट भी हो रहा है कि हम इतना जल्दी नहीं ले पा रहे हैं डिनर, तो कोई बात नहीं, तो डिनर में कुछ भी हल्का लें जो हमें मतलब इजीली डाइजेस्ट हो सके हमारे पेट में। डाइजेशन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हुई तो फिर वही गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या हमें भुगताने लगती है। तो यही चीज़ है। और हम डिनर में भी इजी पचे ऐसी चीज़ें लें, दूध ले लिया, दूध तो लास्ट में लें, लेकिन वही रोटी सब्जी ऐसे सिंपल ही लें बहुत। और क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पेट भर भर के खा लिया फिर कुछ नहीं किया। तो और खाना खाने के बाद आप ल्यूक वार्म मिल्क ले सकते हैं। गर्म दूध लेने से हमें बॉडी में बहुत ताकत मिलती है और बहुत अच्छा रहता है। अगर ठंडी लग गई है तो उसमें आप हल्दी मिला के भी ले सकते हैं दूध। और मीठा ना डालें उसमें, चीनी वगैरह अवॉइड करें। ट्राई करें कि वाइट चीज़ें जो हैं, चीनी हो गया, फिर नमक हो गया, सादा नमक, फिर मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें लाइफ में। और नमक ऐसा नहीं खाना है, आप सेंधा नमक खाइए, काला नमक आता है, 2-3 वैरायटीज आती है, रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं वाइट नमक को हटा के। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी और मैंने बताई भी। और मैक्सिमम मैंने ट्राई किया ताकि आप लोगों तक सही मैसेज पहुँचे, और जो चीज़ें नॉर्मली हम फॉलो करके अपना अच्छा सा एक हेल्दी लाइफ हम जी सकें और रोगों से खुद को और खुद के परिवार को बचा सकें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कोऑपरेट करने के लिए और इतनी देर से मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।